बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फारूक। नाज़रीन, मुल्क का एक बड़ा अहम मसला जिसके अंदर अवाम जानना ये चाह रही थी कि नवाज शरीफ साहब मेडिकल रिपोर्ट अपनी हाई कोर्ट के अंदर जमा क्यों नहीं करवा रहे। हुकूमत ने यह फैसला किया था कि वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का केस लेकर जाएंगे। उसकी आज एक नई डेवलपमेंट हुई है। उसके अंदर नवाज शरीफ साहब ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा करवा दी है। उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर नाजरीन बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हुई हैं। पहली इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि नवाज शरीफ साहब इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो इनकी हालत बिगड़ जाएगी। नवाज शरीफ कलसूम नवाज की वफात के बाद शदीद ज़हनी दबाव में हैं। नवाज शरीफ इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो इनकी हालत बिगड़ सकती है। एंजियोग्राफी करवाए बगैर भी गए तो पाकिस्तान ना जाएं। एंजियोग्राफी करवाए बगैर भी पाकिस्तान ना जाएं। ज़हनी दबाव के बगैर अपनी सरगर्मियां भी वो जारी रख सकते हैं। अद्वियात लें, चहलकदमी करें और कोरोना से बचाव के इकदाम करें। नवाज शरीफ की कोरोना के सबब जान भी जा सकती है। ये वो मेडिकल रिपोर्ट है जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जमा करवाई गई है। 3 सफ़ात के ऊपर ये मुश्तमिल रिपोर्ट है। इसको हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्रिटिसाइज किया और कहा है कि ये ज़ाती मॉलेज से जो है वो रिपोर्ट लिखवाई गई है। दूसरा अहम बात, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज भावलपुर डिवीजन के लिए जब सेहत कार्ड का इजरा किया तो वहां पर उन्होंने कहा कि कौमी वसाइल जो हैं वो कमी से नहीं बल्कि चोरी से कौमें जो हैं वो गरीब होती हैं। मगरिब फलाही रियासत में सबसे आगे है। मुसलमान ममालिक में शायद ही कोई फलाही रियासत है। हम पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने के लिए पैसे कहाँ से लाएं। और वो एक नई जद्दोजहद की बात की। कहते हैं कि मेरी जद्दोजहद ये है कि यहाँ चोरी ना हो, कब्जा ग्रुप ना हो, अदारे मजबूत हों और इसी के लिए वो नया पाकिस्तान बना रहे हैं। पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की आज 3.5 साल के बाद भी जो तकरीर का महवर और मरकज है वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर माजी के हुक्मरान है और चोरी और पैसा और उसकी रिकवरी की बात वो आज भी करते हैं। ये कितनी अच्छी और गुड इनिशिएटिव है, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि कश्मीर जो है वो उससे कश्मीर से योम यकजहती कश्मीर हम जो है वो हर साल मनाते हैं। 5 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल भी हम इसको मनाएंगे, इसको सेलिब्रेट करेंगे। कश्मीरियों से बाकायदा तौर पर हम यकजहती का इजहार करते हैं और उसके लिए मुख्तलिफ रैलियां होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। मुल्क भर के अंदर जो है वो हम कश्मीरियों के साथ हर फोरम के ऊपर यकजहती का इजहार करते हैं। लेकिन 5 अगस्त 2019 के इकदाम को हम अभी तक वापस ना करवा सके। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का महवर है कश्मीर पर्टिकुलरली लेकर, उसमें पहल तो हमें गर्मजोशी देखने को मिली। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी बड़े जोर देकर कहा था कि वो कश्मीर के सफीर बनकर दुनिया भर के अंदर जाएंगे और फिर हर जुमे को हमने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती भी करना था। वो दिन और आज का दिन हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारी पॉलिसीज कहाँ पर खड़ी हैं, इन मौज़ूआत के ऊपर आज प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ, वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने। आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मुझे स्टूडियोज के अंदर ज्वाइन किया है मियां सैफुर रहमान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। और मुझे प्रोफेसर डॉक्टर रशीद अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया, आप माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले नवाज शरीफ साहब के टॉपिक से आगाज करना चाहूंगा और ब्रिगेड साहब मैं आपकी टेक लेना चाहूंगा। सर, नवाज शरीफ साहब ने इलाज अपना जो है वो कंटिन्यू रहेगा उनका, एंजियोग्राफी के बगैर पाकिस्तान नहीं जाए। वो जहनी दबाव के बगैर अपनी सरगर्मियां भी जारी रख सकते हैं। सर, हुकूमत ने इस रिपोर्ट को डिसऑन कर दिया। वो समझते हैं कि ये जाती मॉलिज से, अमेरिका के एक डॉक्टर से जो है वो रिपोर्ट लिखवाई गई है। आपकी क्या टेक है सर? नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट के जमा करवाने के बाद ये एक मसला तो सोल्व हो गया कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, हुकूमत चाहे जो कुछ मर्जी कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है इसी तरह की रिपोर्ट जो है वो आती रहेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि उन लोगों की नज़र में शरीफ फैमिली की, वो समझते अभी शायद हालात साजगार नहीं है पाकिस्तान में पॉलिटिकली इंटरनली कि नवाज शरीफ साहब आए तो उनके कोई हालात फेवरेबल हो उनके लिए। लिहाजा एक तो वो एक वजह वो है। दूसरा ये है कि देखें, वो कहते हैं वो ज़हनी दबाव में है, ये तमाम चीज़ें। लेकिन जिस तरह की उन्होंने तकरीरें करते रहे हैं पिछले 1.25 साल से, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, मीनार पाकिस्तान में पार्टी के अंदर जो उनकी वीडियोस आती रही हैं, उससे तो लग रहा था कि वो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि ही इज़ इन गुड हेल्थ और माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वेल। तो लिहाजा उससे तो वो किसी तरह भी बीमार जो है वो नजर नहीं आते। सब हालात साजगार होने से क्या मुराद है सर?
हालात की साजगारी का ताल्लुक यहाँ पर अदारों के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पर है या कुछ और है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो एक पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को जो हयात उनको जो नाअहल किया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट, जी तो वो जो है वो फैसला जो है अपना आज एतराजात लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी है। जी आज उस पर एतराजात लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने वो एप्लीकेशन वापस कर दी है सर। नहीं, वो ठीक है अगर वो एप्लीकेशन वापस कर दिए, पहले भी होता रहा, लेकिन हो सकता है कि वो इतराजात दूर करके दोबारा उसको दायर कर ले। कहने का मेरा मतलब ये है कि देखिए, एक मैं अब एक बड़ी सेंसिटिव बात करने लगा हूं। फवाद चौधरी साहब ने कल ट्वीट किया है कि इस साल सुप्रीम कोर्ट में 5 ऑनरेबल जजेस चेंज हो रहे हैं, नए जजेस आएंगे जो रिटायर 5 जजेस हो रहे हैं, और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए उन 5 ऑनरेबल जजेस पे कि कैसे तरीकाकार जो है नया बनाया जाए, ताकि जाहिर बात है द बेस्ट कम इन द सुप्रीम कोर्ट, आना तो हाई कोर्ट से है। मैं ये समझता हूं कि ये जो 5 जजेस जब आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और फिर आपको पता है कि एक ये भी बात चल रही है कि ये इस इंतजार में कि काजी फायद ईसा साहब कब चीफ जस्टिस बनते, किस किस्म का क्या चेंज आता है। तो देखें, मुस्तकबिल को भी बिल्कुल शरीफ फैमिली जो है वो देखती है कि कैसे हालात उनकी फेवर में जा सकते हैं। यानी और ब्रिटिश साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें नजर रखनी होगी कि नए 5 जजेस की तैनाती या दीगर मामलात जो हैं वो मुबैना तौर पर किसी की पार्टी की जाती इस्तेमाल की जगह के ऊपर ना आ जाएं। आप कुछ इस तरह से कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, कि देखें अब जो नए जजेस की तैनाती होगी सुप्रीम कोर्ट में, उससे मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट का एक नया फेस जो है, एक नया जो है वो चीज सामने आएगी, इन द सेंस कि आइंदा के जो बड़ी इस तरह की जो कंट्रोवर्शियल पिटीशन है उसमें उसको कैसे डील किया जाता है, कैसे उनको हैंडल किया जाता है। तो मेरा ख्याल है एक तो ये वजह है, और दूसरी ये है कि मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शंस का अब वो उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस के आसार तो कोई नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ऑपोजिशन के अंदर एक ऑपोजिशन है जो इसी ऑपोजिशन के खिलाफ हमेशा वोट डालती है। ये भी पहली दफा मैं देखा पाकिस्तान की तारीख में, चाहे सेनेट हो चाहे नेशनल असेंबली। तो ये मेरे ख्याल इंतजार कर रहे हैं कि पॉलिटिकली भी साजगार ऐसे, और वो मेरे ख्याल इलेक्शन से पहले ही सूरत हाल जो बन सकती है कि जब ये पाकिस्तान आए। ब्रिगेड साहब, जिस तरह से कह रहे हैं सर, आप इतफाक करते हैं कि क्या हालात को साजगार बनाने के लिए ग्राउंड भी तैयार की जा रही है? हाँ नहीं बिल्कुल, वो तो ग्राउंड हमेशा से तैयार करते रहते हैं, वो तो आपको पता है। अच्छा। वो अंडर हैंड सारे मामला जो है उनकी उनकी नजर बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, उनकी आने वाले हालात पे नजर होती है। मेरा ख्याल है वो काफी बारीक बीनी से नवाज शरीफ एंड इस पार्टी जो है वो काम चीजों को देखते हैं। और दूसरा ये है कि उनका मैं समझता हूँ सर, इसके बावजूद कि उनका स्टेक कोई नहीं है इस वक्त, सवाए ओपोजिशन लीडर होने के, इसका पूरे मुल्क के अंदर उनका कोई स्टेक नहीं है। हाँ ये है कि उनके पास अब असासे और बाहर के मुल्क के अंदर गुडविल भी उन्होंने बना ली, और गुडविल भी मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कहूंगा। देखे ना, ये सारी चीजें स्टेज मैनेज हैं। जैसे वहां पे उन्होंने अमेरिका का एक सर्टिफिकेट ले लिया, हालांकि मैं समझता हूँ बर्तानिया के शायद डॉक्टर से वो इस तरह का शायद ना ले सके, लेकिन एक सुकून तो पहले दिन से मौजूद था जब शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी कि जी इनको जाने दें 4 हफ्ते के लिए और वापस आ जाएंगे। अगर एक तो ये था कि 4 हफ्ते में आ जाएंगे, लेकिन साथ एक प्रोवाइजो था कि अगर उनकी तबीयत ठीक हुई, सफर के काबिल हुए, जिसके अल्फाज कुछ इससे मिलते जुलते, तो वो प्रोविजो तो मेरा ख्याल है आज तक उनके या याद ही चलेगा, जैसे तो ये जो रिपोर्ट है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि एंजियोग्राफी के बगैर पाकिस्तान ना जाएं, पाकिस्तान गए तो हालात बिगड़ मैं सकती उनसे है। हमदर्दी रखता हूँ, फिर भी मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहे, वहां के मैंडेट से रहे, उससे पहले क्या रहे क्या नहीं रहे। कहने का मकसद है कि इससे तो ज्यादा दबाव में लोग होते हैं जेलों में। अगर आप जाके देखें तो कई किस्म के मसाइल से गुजार होते हैं लोग, बीमारियां होती हैं, उलझने होती हैं, घरों के अंदर उनके फाका कशी होती है। यहाँ तो वाकई आपकी बात सही है। आपको लगता है कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं बनी हुई? मुझे लग रहा है कि वो मैनेज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं ये चीज, और मैनेज आगे भी कर सकेंगे। क्योंकि देखिए, अगर अल्ताफ हुसैन मैनेज कर सकते हैं वहां पे अपना स्टे, तो फिर इसका मतलब इनके लिए पॉलिटिकली सूट क्या करता है? डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान वापस आए, आकर पार्टी को संभालें या जेल चले जाएं, इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस उनके सामने है, अवाम के सामने है। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हमने देख लिए, वो भी तमाम के तमाम तकरीबन जो हैं वो सवाए सियालकोट वाले के या 1-2 केपीके की सीटों के तमाम जो नताइज थे वो नून लीग के हक में थे।
तो पॉलिटिकली उनको क्या सूट करता है? पाकिस्तान वापस आना सूट नहीं करता? देखिए इसमें ये सिर्फ नवाज शरीफ का मामला नहीं है, उनकी अपनी ज़ात की मर्जी ही वाहिद फैक्टर नहीं है। आपको याद होगा कि इस पर जो पार्टी का सरकारी अपना मौक़िफ़ है पार्टी का, उसमें यही है। मसलन शाहिद खान अब्बासी से पूछा किसी ने नवाज शरीफ कब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब पार्टी कहेगी उस वक्त आएंगे। ठीक, यानी ये नवाज शरीफ के आने का फैसला जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ का नहीं होगा, उनकी पार्टी का होगा। पार्टी उनकी पाकिस्तान में है, तो जाहिर है वो पाकिस्तान के हालात के पेश नज़र फैसला करेंगे। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब से जानेंगे कि कौम वसाइल की कमी की बजाय से गरीब नहीं होती, बल्कि चोरी हो जाने से गरीब होती है। आज 3 साल के बाद भी इमरान खान साहब वही स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो 3-3.5 साल पहले दिया करते थे। खान साहब की स्टेटमेंट्स बदली नहीं है, परफॉर्मेंस जो है अगर उनकी बेहतर हो रही है तो स्टेटमेंट्स को भी बदलना जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, सर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज भी वही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनका मकसद है कि चोरी ना हो, कब्जा ग्रुप जो है वो ना हो, अदारे मजबूत हों। आपके पास मैंडेट था सर, आपने काम करना था, लेकिन आप काम ना कर सके और आज भी आप 3.5 साल के बाद ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये जस्टिफाइड है सर, चौथे साल के अंदर इस तरह की स्टेटमेंट देना आपके पास, जबकि मैंडेट भी था? देखिए, पहली बात है कि मैं पिछले सेगमेंट में 2 पॉइंट में जरा ऐड करना चाहता हूँ क्विकली। नवाज शरीफ साहब की वापसी का एक तो डिपेंड करता है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी वाला फैक्टर है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से वो ड्राफ्ट ट्रीटी जो है वो बरतानिया चली गई है। अब देखते हैं कि वो कितनी जल्दी उसको अप्रूव करते हैं और फिर जब इम्प्लीमेंट होती है तो उस पर फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। और नंबर 2 ये है कि नवाज शरीफ साहब को ने ये भी देख लिया है, जिस तरह ये सोशल मीडिया और वैसी रिपोर्ट्स आती रही है, उनकी कोई डील नहीं हो रही, कोई उनकी ढील वाला मामला नहीं हो रहा, तो वहां पे भी दरवाजे जो हैं बिल्कुल बंद नजर आ रहे हैं। तो लिहाजा वो चाहेंगे स्टेटस को जो रहे कि किसी तरह बस वहां पे बैठे रहे वगैरह वगैरह। लेकिन आपने ये जो ब्रिगेड साहब एक इसमें नुक्ता ये है कि यहाँ पर अवामी वोट उनके हक में है, ना वो डील करेंगे ना वो अवामी वोट जो उनके हक में है वो तो तब पता लगेगा ना कि जब पीएमएल अगले इलेक्शन में जाएगी। तो बिल्कुल सेंट्रल पंजाब में मैं मानता हूँ क्या ब्रिगेड साहब ज़िमनी इंतखाबात जो है वो कुछ बता नहीं रहे होते, कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रहे होते? नहीं, वो आपकी बात सही है कि ज़िमनी इलेक्शन में उनका पीएमएलएन जो है उन्होंने, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी रही है, पीटीआई की परफॉर्मेंस नहीं रही है। इसी तरह कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन हो या उसके बाद ये केपी के जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में, खैर वहाँ तो पीएमएलएन का जोर तो नहीं था, लेकिन पीटीआई डिड वेरी बैड ओवर देयर। लेकिन वो तो अब पंजाब में मार्का होगा ना 15 मई को, जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे, फिर पता लग जाएगा कि पीटीआई और पीएमएलएन जो दोनों हैं कहाँ स्टैंड करती हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया, देखें ये नाइंसाफी है जो आप जुमला कह रहे हैं। 3.5 साल के बाद ओवरनाइट हालात बिल्कुल बेहतर नहीं होते जब आप एक नया एजेंडा लेके आते हैं। लेकिन पिछले 3.5 साल में मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में जितना कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है, इस्लामाबाद में, पंजाब में, केपी में, बाकी शहरों में, तो ये आप क्रेडिट दें। इस तरह की चीजें तो हमने कभी पहले अपना सुनी भी नहीं थी। देखना तो बड़ी दूर की बात है, लोगों के बड़े बड़े महल जो है वो गिराए गए हैं पाकिस्तान में। सर दूसरी बात की आज की स्टेटमेंट ये भी है कि रियासत मदीना बनाने के लिए मैं पैसे कहां से लाऊं? देखें, वो आपके पहले सोचना चाहिए। वो बात आपकी सही है कि ये खबर बड़ी तशवीशनाक खबर है। जाहिर बात है मैं डिमोरलाइज होता हूँ एज अ पाकिस्तानी कि जनाब अब मजीद हम कर्जे वापस करने के लिए बैरूनी कर्जे जो हमारे पर टाइट शेड्यूल आ गया अगले चंद महीनों का, जो 8-9 अरब देने के $5 अरब अब वो रेज करेंगे थ्रू अजरबैजान, कजाकिस्तान और ये चीन से, रूस से। तो वो ये अच्छी कोई खबर नहीं है, लेकिन बहरहाल अब वो एक प्रेशर है। ठीक हो गया सर, आपका मौकफ आ गया। मियां साहब, आप समझते हैं कि हमें इतना लेवरेज देना चाहिए कि चूंकि पूरा सिस्टम ही करप्ट है, उसको ठीक करते करते वक्त चाहिए। 3.5 साल के दौरान जो है वो हम इतना ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें, इतना लेवरेज बनता है। लेकिन क्या उन्होंने अपने हिस्से का कोई काम किया? देखिए कड़ी मिलाना शुरू की उन्होंने काम भी करना चाहिए था। दूसरा ये है कि 3.5 साल, अब कल फास्ट ट्रैक की दुनिया है। अब ये कोई चक्कर नहीं है कि मैं जी आया हूँ आज, जस्टिफाइड नहीं है। 15 साल में मैं एक बंदे को पकड़ूंगा, अगले 15 साल में दूसरे को। और क्या जो करप्ट माफिया के खिलाफ इकदाम किए उससे मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, जो गवर्नेंस के मॉडल्स होते हैं उनके अंदर ऐसी पूरी आपके पास मैकेनिज्म मौजूद होती है और वो मैकेनिज्म इन प्लेस लाई जाती है। अच्छा जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है अच्छे लोगों का इंतखाब करता है और उसके जरिए आपके पास टूल्स तो पहले मौजूद होते हैं। पाकिस्तान एंटी करप्शन एक्ट 1947 से चल रहा है,
FIE एक्ट चल रहा है, FIE के अंदर भी लिविंग बियॉन्ड सेंसिबल मीन्स है, फिर आपके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स है, नैब है, आपके पास 4-4, 5-5 कवानीन और सिस्टम्स हैं एंटी करप्शन के। फिर हुकूमत के पास एक पूरे का पूरा लीवर्स होते हैं। फिर ऐसी हुकूमत जो बकायदा एक मैंडेट भी सो कॉल्ड उनका क्लेम तो है ना 1 करोड़ 68 लाख का, अच्छा मैंडेट है, बड़ा मैंडेट है। फिर साथ में 1 पेज वाला लीवरेज भी है, लीवर है उनके पास। अगर उसके बावजूद वो ये 3.5 साल में एक स्टेप भी ना ले सके सही मानों में, यानी कि स्टेप्स तो ठीक है, वो नैब अपने तौर पे काम कर रही है, बाकी 500 बिलियन की तो करप्शन ही है इस मुल्क में, वो तो थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस की है। अगर 500 बिलियन की आई, वो भी प्ली बार्गेन में 50% से ज्यादा तो वो है, और उसमें भी कुछ नैब के अफसरान अलेजिडली वो बयाना तौर पे कुछ अपने तौर पे भी अपना जेब में डाल लेते हैं। तो देखना तो ये था। दूसरा, मैं 3.5 साल की मंतर नहीं मानता। ठीक, मैं कहता हूँ ये जो 22 साल कुछ करते रहे या ना कुछ करते रहे, वो कहाँ गया? 22 साल में कहाँ था आपका? 22 साल में काम करना चाहिए था ना, लाइक ए शेडो गवर्नमेंट। आपके पास मुतबादल मंसूबे होते, उनके ऊपर प्रैक्टिकल अमलदारी के लिए प्लान्स बनाए होते, एक्शन प्लान्स। अच्छा सर, ये जो काम उन्होंने किए, जैसे सेहत कार्ड का इनिशिएटिव एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सर, पंजाब की पूरी आबादी को जो है वो कार्ड दे रहे हैं, और फिर उससे आप बिला तफरीक, अमीर है या गरीब, आप जाकर इलाज करवा सकते हैं, भले प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाएं भले सरकारी हॉस्पिटल से करवाएं, जहां आप जाना चाहें। तो सर इस तरह के जो जितने इनिशिएटिव्स हैं इनके, किसान को ये कार्ड दे रहे हैं, सब्सिडी देना चाह रहे हैं उसको, इसी तरह से सेहत कार्ड का मामला आ गया, तालीम के शोबे के अंदर कोई बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, नई यूनिवर्सिटीज ऐड कर रहे हैं, तो इन चीजों पे हम खान साहब को क्रेडिट नहीं दे सकते। खान साहब का मसला क्या है सर? क्या हमने उनको इस कदर ज्यादा डिस्क्रेडिट कर दिया एक्सपेक्ट ज्यादा करके? नहीं, ये बात नहीं। देखिए, स्कीम तो अच्छी है, ठीक है, लेकिन असल बात ये है इम्प्लीमेंटेशन की, और फिर ये है कि वो सस्टेन रह सकती है या नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, वो उसका जो रिकॉर्ड है इस गवर्नमेंट का, इसकी मुख्तलिफ स्कीमों का, वो तो बिल्कुल ज़ीरो है। कोई भी आप स्कीम देख ले, वो जो कट्टे से और देसी मुर्गियों से लेकर और दूसरों से, वो कहाँ गई स्कीमें, कहाँ, क्या उनका इम्पैक्ट है। दूसरी बात ये है कि जी सेहत का, आपको पता है कि कोयटा में कितने दिनों से वो डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू की हुई है, और उनका एक बड़ा मुतालबा जो है अपने लिए नहीं है, उनका मुतालबा ये है कि अस्पतालों में जरूरी साजो सामान नहीं है। हाँ जी, नहीं। आपने खबर वो पढ़ी है कि पिम्स में उन्होंने कहा कि हमें इतने रुपए चाहिए। मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन ले। आपको पता है कि उन्होंने, पिम्स वालों ने, उन्होंने कहा कि जी हम काम नहीं कर सकते, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, इन्हें ये सामान चाहिए, और गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। ये हालत एक नहीं, तमाम अस्पतालों की है। अस्पतालों में वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो इंतजामात हैं, वो जो चीज़ें हैं, वो नहीं है। बिल्कुल। आप कार्ड लेके अस्पताल जाएंगे, अस्पताल में कहेंगे जी हमारे पास, उनकी एक्सरे मशीन खराब होगी, उनकी जो दूसरी सोफिस्टिकेटेड मशीनें होती हैं वो नहीं होंगी, तो गरीब को क्या मिलेगा? क्या इन्होंने पहले, अच्छा सर, मुझे सहूलियात जो है, अच्छा एक मिनट, दूसरी बात ये है कि ये 400 अरब या जितने भी जितना पैसे ये कहाँ से लाएंगे? ये अपना कर्जा तो दे नहीं सकते, वापस नहीं कर सकते, ये पहले इन्होंने सोचा है क्या सर? ये फलाही रियासत की जानिब एक कदम नहीं है? नहीं, एक कदम तो है, ये एक ऐलान है। अच्छा, दिस इज जस्ट अ डिक्लेरेशन। नहीं, अगर आप ये बताएं, उससे हम ये देखेंगे कि ये आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है या नहीं होती। अगर इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीकेकार इन्होंने बताया है कि इंश्योरेंस कंपनी के जरिए से पैसे ट्रांसफर होंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, अगर इससे 50% आबादी फायदा उठा लेती है सर, तो आपके ख्याल में इससे आइंदा आने वाले इलेक्शंस के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ये इसको यूज कर रहे हैं, वो इलेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। वो जो उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन वहाँ केपी में बल्दियाती इलेक्शन थे, तो उससे एक दिन पहले जाके उन्होंने सेहत कार्ड का। आपकी जैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं इसमें एक स्टेप आगे जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि जैसे भी है जी, इस स्कीम को कामयाब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, मैं करूं, मैं भी इत्तेफाक करता हूं। लेकिन इसमें ब्रिगेडियर साहब, मैं आपके पास इसमें सिर्फ एक मसला है, और वो मसला ये है कि एक आम गरीब आदमी जब कभी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाएगा, तो वहां पर फोर्ज बिल बनेंगे और उसके कार्ड को मिसयूज किया जाएगा। वो नहीं होना चाहिए। देखिए, उसके लिए मैकेनिज्म बनाई जा सकती है। इतने वॉचडॉग, गवर्नमेंट बताते खुद एक वॉचडॉग होती है। आपके नीचे इतनी बड़ी मशीनरी है, असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, पूरा सिस्टम है, कोऑर्डिनेटिंग। अच्छा, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं। तो फिर कश्मीर यौम यकजहती कश्मीर के ऊपर जो है वो मुझे बात करने की ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहेगा।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। यौम यकजहती कश्मीर हर साल 5 फरवरी को हम मनाते हैं। सर ब्रिगेड साहब, मैं आपके पास जाना चाहूँगा, 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद हमने बहुत कोशिश की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी बात की, लेकिन अब वो गर्मजोशी नज़र नहीं आती। सर क्या हुआ ऐसा कि हमने क्या इसको खामोशी के साथ एक्सेप्ट कर लिया है, या हम ये हकीकत तस्लीम कर चुके हैं कि भारत को हम किसी सूरत भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के जरिए से भी प्रेशराइज नहीं करवा सकते, लिहाजा अब सवाए बयानात देने के, ऐलानात करने के, इससे ज्यादा प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो सकता? देखिए, पहले मैं क्विकली एक बात कह दूं, जो आपने अभी सेहत कार्ड की बात की थी, मैं समझता हूं हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में कम से कम एक हुकूमत है जिसने एक सिस्टम बनाया है सेहत कार्ड का, खासकर जिसको फायदा होगा गरीब लोगों को। यस, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि उसमें करप्शन का जो है उसको ना आने देना, उसके लिए एक मैकेनिज्म जो है बिल्कुल ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और बाकी तमाम चीजें आप छोड़ दें भाई, कौन सा ऐसा पाकिस्तानी लीडर आया है जो आप इमरान खान को देखें, अगले 10 साल में 10 मेजर मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान के तैयार हो रहे हैं। ये होगा गेम चेंजर पाकिस्तान के लिए, जो कि हम लोग बात नहीं करते हैं। और ये उसके अलावा है जो कंप्लीट तकरीबन 10 से 15 मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस वक्त केपी में जो है वो अपना उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो लिहाजा ये कहना कि जी इन्होंने 3.5 साल में कुछ नहीं किया, मैं समझता हूँ ये ज्यादती है और नाइंसाफी है। अब आपके सवाल के जवाब पे बिल्कुल आई एग्री विद यू, लगता है ऐसे कि मामला कुछ स्टेटस को की तरफ ही चला गया है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ना कंडेम कर रही है, ना इंडिया को कुछ सैंक्शंस लगा रहे, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ना उनको ये दबाव डाल रही कि आर्टिकल 370 का जो आपने गड़बड़ किया है उस मामला को ठीक किया जाए एंड गो बैक टू प्री 5 अगस्त 2019 पोजीशन। और हम बस ये रवायती तौर पे बस 5 फरवरी या कोई और दिन जो है कश्मीर डे मनाते हैं और इजहार यकजहती करते हैं। वर्गीस साहब, एक सवाल का जवाब दें, फिर मेरे पास वक्त भी कम है, मुझे आगे भी बढ़ना है, दीगर पैनलिस्ट का भी मुझे इस पर राय लेनी है। हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी के जरिए से कहलवा के देख लिया, बात नहीं बनी, डोजियर्स दे के देख लिए, बात नहीं बनी। क्या अब भारत के साथ डायरेक्ट बातचीत करके कश्मीर के ऊपर बात करने का वक्त आ गया है या नहीं आया? वो कभी नहीं करेंगे, वो कभी बात नहीं करेंगे। हमने तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में भी कह दिया इंडिया के साथ हम बिल्कुल चाहते हैं कि टोटल अमन हो जाए, पीस हो जाए, लेकिन वो देखिए वो क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू अभी भी केपी के अंदर और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वो करवा रहे हैं। जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी है, आप कोई ऐसी चीज जो है पॉजिटिव चीज जस्टिस फ्रॉम द इंडियन साइड एक्सपेक्ट ना करें। अच्छा जी, मैं 2 बातें करूंगा, बात तो बड़ी लंबी है। एक तो डोसियर की बात करूंगा, ये कि इंडिया के साथ डायलॉग वाली बात है। देखिए, एक नजीर तो मौजूद है ना मुशर्रफ के दौर में, उसको बाद में स्कटल भी किया गया बावजूद, तो आप समझ जाए कहां से हुआ। अच्छा, ये है कि ये नहीं कहा जा सकता, आपका वर्स्ट ऑफ एनिमीज जो है ना उनके साथ भी आप डायलॉग कर सकते हैं। अगर आपकी बैन अवी गुडविल आप बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो उस डायलॉग की तरफ लाया जा सकता है या कुछ स्टेप्स सोचे जा सकते हैं। देखिए, इसमें स्टेप्स कई किस्म के हैं। पहले मैं डोसियर से, एक तो लीगल स्टेप्स जो है प्रोफेसर बल्कि ज्यादा इसमें रोशनी डाल सकेंगे कि चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, फिर इसकी आपके पास कई ऐसी, एक तो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल को भी सपोर्ट मिला हुआ है। यानी उन लीगल ऑप्शंस पे पाकिस्तान ने काम नहीं किया जो हम सोचते थे। ये गवर्नमेंट बड़ी प्रोएक्टिव कश्मीर पॉलिसी लाई है, इसको काम करना चाहिए था। मैं एक मुख्तसर बात फिर प्रोफेसर साहब से आप पूछ लें, वो ये है कि डोसियर की कहानी सुन लें कि अब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, मैं उनके साथ न्यूयॉर्क गया, अक़वाम मुत्तहिदा। अच्छा, एक डोसियर पेश किया गया, अगले दिन मैंने तकरीर भी सुनी, अगले दिन उन्होंने ब्रेकफास्ट पे सीनियर जर्नलिस्ट को बुलाया, तो मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब इतनी वहां पे वायलेशन ह्यूमन राइट की हो रही है, क्या कर रहे हैं आप? कहते हैं हमने बस वो बड़ा उसको हाईलाइट किया, मैंने डोसियर सेक्रेटरी जनरल को दे दिया। अगले साल इत्तेफाक से वो तो थे नहीं इक़्तिदार में, मैं फिर गया, मैंने अक़वाम मुत्तहिदा पे जाके अपने जो हमारे डिप्लोमेट से सीनियर, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा ठीक, तो मैंने उनको कहा यार वो जो डोसियर था आप समझ गए वो किधर गया, उसका कोई फॉलोअप करता, कोई फॉलोअप नहीं। अब ये उन्होंने वैसे ही मुझे ना जर्नलिस्ट समझा या पता नहीं क्या, या दिल में बात आई या मैंने उनसे वो बुलवा ली, उन्होंने कहा जी कोई फॉलोअप नहीं। तो जहां पे ये सूरत हाल होगी, आप एक जोरदार बयान दे रहे थे, ब्रिगेडियर साहब सही कह रहे हैं, तो बयान जो आप दे रहे थे बैकअप स्ट्रेटेजी बनाएं और उसमें सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी। सर, हम अफगानिस्तान के मामले के ऊपर ओआईसी का इजलास बुलाते हैं जी जी, और वो भी कोई मौसर साबित नहीं हो पा रहा, उसका कोई फॉलोअप भी नहीं आ पा रहा, तो मेरा ख्याल हमारे निज़ाम हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है गालिब। और इसी तरह डॉक्टर साहब, इसी तरह कश्मीर के मामले के ऊपर भी ओआईसी भी एक गैर मौसर प्लेटफॉर्म है सर, उसके ऊपर भी बात नहीं हो सकती, और हमने और बना दिया सर।
इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बात नहीं कर सकती, बात कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए जी, ये बात ओपनली कही नहीं जाती और इस लोग डरते हैं बात करने से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी जो है फॉरेन पॉलिसी महाज पे है। अच्छा, आप ये देखें कि वो ममालिक जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स होते थे, अब उनके जो तल्लुकात भारत के साथ देख लें और पाकिस्तान के हमसे बेहतर है उनके साथ बेहतर है। ठीक। और दूसरी बात ये है, आप अफगानिस्तान का मत देख लें, यानी इतनी कोशिश के बावजूद ये इस्लामी मुल्कों में से किसी को ये राजी नहीं कर सके कि वो उसको रिकग्नाइज कर दें तालिबान। इससे बड़ी मैं समझता हूँ एम्बैरेसमेंट, यानी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी स्पेशली अफगान पॉलिसी इज इन शैम्बल्स, टोटल शैम्बल्स। और जिस तरह पहले इनके साथ हुई थी अब भी हो रही है। दूसरी बात है, जहाँ तक कश्मीर का मसला, ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि जी ये हो नहीं सकती बात पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। आई प्रेडिक्ट जब तक मोदी है, नहीं ये कह रहे हैं मोदी के जमाने में भी बातचीत होगी पाकिस्तान और भारत की। पाकिस्तान के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान इज स्लोली स्लाइटली मूविंग टुवर्ड्स दैट, आई टेल यू। अगर आप गौर से डेवलपमेंट्स जो है पिछले चंद महीनों के दौरान पढ़े हैं तो पाकिस्तान की तरफ से मूव हो रही है। ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है खुद इसमें इम्प्लिसिटली सिर्फ पाकिस्तान कहता है, एक सिर्फ रुकावट है कि जी पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंडिया मस्ट प्रोवाइड क्रिएट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, पाकिस्तान इज रेडी, पाकिस्तान इज रेडी। मतलब तो वो यही तो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि इंडिया ये नहीं करेगा। नहीं, लेकिन वो जो है ना, वो जो एक मैं तारीख जो पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस किया हमें ये बताती है कि कोएर्सिव डिप्लोमेसी कभी कामयाब नहीं होती। ना पाकिस्तान को इंडिया जो है आर्म ट्विस्टिंग के लिए मजबूर कर सकता है किसी, ना हम उसको कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं जी ब्रिगेडियर साहब, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा वे फॉरवर्ड बड़ा क्लियर है। कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो कश्मीर में तमाम लोग जिहाद ऐलान कर रहे हैं अगेंस्ट इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस, और हमले जो है उनमें 10-20 गुना जो है वो इजाफा होना चाहिए, और जितना मुजाहमत कर सकते हैं आर्म स्ट्रगल के जरूर। लेकिन सर ये पाकिस्तान की पॉलिसी तो नहीं है ना? नहीं, मैं तो कश्मीरीज की बात करूं। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि हम उनके लिए जाके लड़े, वो खुद लड़े। वो उस लेवल पे नहीं लेके आ रहे जिस लेवल पे इंडियन जो है वो परेशान हो। सर ये क्या इससे मसाइल का सफरिंग बढ़ेगी? सर आप इत्तेफाक करते हैं? आपने वक्त देख लिया, आपने आपके सामने जो है ये 89 से लेकर अब तक जो हालात हैं आपने देख लिया है ना। जिहाद कार्ड प्ले करके मतलब देख लिया आपने, तो 1 लाख से ज्यादा नौजवान वहां पे शामिल हो चुके हैं। तो मजीद जो है वो हालात खराब होंगे, तबाह करनी है। ठीक हो गया सर, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, मुझे इजाजत दीजिए, आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।